नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और भाग्य की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह अपने बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था, जो कि बचपन से ही गूंगा व एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव काफी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपने धुन में चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो दिखने में बड़ा ही हिष्ट पुष्ट था। वह भी पंडित के साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम काल बताया। पंडित को यह नाम बहुत ही अटपटा सा लगा, लेकिन उसके नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। काल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है। मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। ठीक है कहकर पंडित अपने धुन में चलता रहा। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंसे ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही काल वापस पंडित के पास पहुंच गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे। वहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और पंडित के मित्र का गांव अभी काफी दूर था। साथ ही रात्रि होने वाली थी। पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए आज की रात हम इस मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, सो भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। काल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में भी किसी को कुछ सामान देना है, सो मैं देकर आता हूँ। तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में कर लूँगा। और इतना कहकर वह चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर के बाद उस गांव से धुआं उठना शुरू हो गया और वह धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई। पंडित को आश्चर्य हुआ। उसने मन में सोचा, जहाँ भी यह काल जाता है वहाँ किसी न किसी तरह की हानि जरूर होती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वह काल से इस बात का जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर से अपने मंजिल की ओर चलना शुरू कर दिए। कुछ देर के बाद एक और गांव आया। काल ने फिर से पंडित से कहा, तुम चलो, मैं आगे तुमसे मिलूंगा, मुझे इस गांव में भी काम है। इतना कहकर काल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खड़े होकर काल को देखता रहा कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने काट लिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय काल भी पंडित के पास आ गया। लेकिन इस बार पंडित ने पूछा कि तुम जिस गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? काल ने जवाब दिया, पंडित, तुम मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने लगा, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ? पंडित ने कहा, मैं समझ चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है। यदि आप ही अपना परिचय दे दें तो अच्छा होगा। काल ने जवाब दिया कि मैं धर्मदूत हूँ और धर्मराज जी के आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूरी हो गई है। पंडित इस बात को सुनकर थोड़ा घबराया, फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है और आप सचमुच का धर्मदूत हैं तो अब अगली मृत्यु किसकी होगी? तब धर्मदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो और उसकी मृत्यु के कारण भी तुम ही हो। यह बात सुनकर पंडित ठिठक गया और बड़े सोच में पड़ गया। अगर मेरी वजह से मेरा मित्र मरेगा तो मैं उससे मिलने ही नहीं जाऊंगा। कम से कम मेरी वजह से तो मेरे मित्र की मृत्यु नहीं होगी। तभी काल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे न जाने से नियति नहीं बदलेगी।
तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। काल के मुंह से यह बात सुनते ही पंडित को झटका लगा, क्योंकि काल उसके मन के बात को जान गया था, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। अब पंडित को पूरा विश्वास हो गया कि काल सचमुच धर्मदूत ही है, इसलिए वह अपने मित्र के मृत्यु का कारण न बने, इसलिए वह तुरंत पीछे की ओर मुड़ गया और फिर से अपने गांव की ओर लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह मुड़ा, सामने से उसे उसका मित्र उसी ओर तेजी से आता हुआ दिखाई पड़ा, जो कि पंडित को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे ही आ रहा है, क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा और पैर से अपाहिज था, इसलिए ना तो पंडित तक पहुंच पा रहा था, ना ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक न जाने क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का सा आश्चर्य भरी नजरों से काल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो कि आखिर क्या हुआ मेरे मित्र को। पंडित के मन के बात को समझकर काल बोले, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था। तुम समझ सकते हो कि वह अपाहिज और गूंगा होने के कारण तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसा ताकत नहीं होता है, इसलिए हृदय घात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई है। तुमसे मिलने के वजह से वह अपने सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था। अब पंडित जी को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि काल सचमुच के धर्मदूत हैं और जीवों के प्राण हरण करना ही उनका काम है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था और जानता था कि मृत्यु पर कोई बस नहीं चल सकता, सभी को एक ना एक दिन मरना ही है, इसलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। लेकिन उसके मन में अपने स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई, इसलिए उसने काल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो आप शुरू से मेरे साथ क्यों चल रहे थे? काल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ रहता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति के वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने या उसे देखने समझने का समय ही नहीं होता। पंडित ने आगे पूछा, तो क्या आप बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपने मृत्यु के संदर्भ में जानकर दुखी हो जाता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने सहन कर लिया, उसे देखकर मुझे लगता है कि तुम अपने मृत्यु के बारे में जानकर भी व्यथित नहीं होगे। सो तुम्हारी मृत्यु आज से 6 माह बाद आज के ही दिन, लेकिन दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर काल वहां से अंतर ध्यान हो गए। पंडित ने अपने मित्र की यथाशक्ति जो भी कर्म कांड संभव था किया और फिर से अपने गांव लौट आया। लेकिन व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपने मृत्यु का समाचार जानने के बाद कुछ तो चिंतित होता ही है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करता है। सो पंडित ने भी ऐसा ही किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी। उसने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी होते हैं और उसके इस मृत्यु की समस्या का भी कोई ना कोई समाधान तो निकाल ही लेंगे। इसलिए वह पंडित उस राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और सलाह मांगी। अंत में सभी के सलाह से तय हुआ कि पंडित की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही न तो मृत्यु नहीं होगी। यह सलाह राजा को भी उपयोगी लगी।
राजा ने पंडित को महल में रहने की सारी व्यवस्था करवा दी। अब राजा के आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से मिल नहीं सकता था, लेकिन स्वयं पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि उसे ना लगे कि वह राजा के कैद में है। हालांकि वह स्वयं ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित के मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिर वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उससे पिछले रात पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से रात व अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन स्वयं पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। इसलिए राजा या किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने अथवा किसी वैद्य से इस बीमारी का इलाज करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। पंडित अपने मृत्यु को लेकर बहुत ही चिंतित था और नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर तभी पड़ता है जब आदमी को नींद ठीक से नहीं आती हो। उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा और वह उठा राजा के महल से निकलकर अस्तबल में आ गया। वह पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे रोका नहीं और ना ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े के पीठ पर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा के बाहर किसी दूसरे राज्य के सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और संयोग हुआ कि उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही उससे किसी प्रकार की पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम पहर के नींद में थे। वह पंडित सीधा राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक ओर उस राज्य के राजा सो रहे थे, दूसरी ओर स्वयं पंडित जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो राजा बहुत क्रोधित हुआ। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य के वह भी सीधे राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय के बाद राजा का दरबार लगा। राजा ने पंडित को देखा। देखते ही पंडित पर इतने क्रोधित हो गया कि पंडित को फांसी चढ़ा दिया जाने का फैसला सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित काफी डर गया, फिर भी हिम्मत करके राजा से कहा, महाराज, मैं नहीं जानता था कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरे मृत्यु होनी थी और होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी सी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता है कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? तुम कहना क्या चाहते हो? राजा के सवाल के जवाब में पंडित पिछले 6 महीने की पूरी कहानी राजा को बताई और कहा कि महाराज, मेरा क्या है, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह राजा के उपस्थिति में राजा के ही कक्ष में रानी के बगल में सो जाए। यह तो सरासर आत्महत्या ही होगी और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने को क्यों आऊंगा। राजा को पंडित की बात सही लगी, लेकिन राजा ने सोचा कि वह पंडित अपने मृत्यु से बचने के लिए काल और अपने मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए उसने पंडित से कहा, तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, तो मैं तुम्हारे मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चय ही तुम्हारी मृत्यु तय है। चूंकि पड़ोसी राज्य का राजा उस राजा का मित्र था, इसलिए कुछ सिपाहियों को दूसरे राज्य के राजा के पास पत्र भेजा और पंडित की बात का सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक सिपाही लौटे और उन्होंने आकर बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वह सही बात है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से यह पंडित राजा का मेहमान था।
कल रात राजा स्वयं इससे अंतिम बार इसके शयन कक्ष में मिलने आया था और उसके बाद यह पंडित इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है। लेकिन राजा के लिए नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अब पंडित को सजा न दिया जाए तो राजा के कथन का अपमान होगा। यदि राजा द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित के बिना वजह ही मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों से किया और सभी मंत्रियों ने आपस में चर्चा करके यह सुझाव दिया कि महाराज, आप पंडित को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दीजिए। इससे आपके वचन का मान भी रह जाएगा और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को यह विचार उपयुक्त लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। पंडित के लिए कच्चे धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी खुश थे कि न तो पंडित मरेगा न राजा का वचन झूठा जाएगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो नहीं सकती, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा कि काल ने उससे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की नस कट चुकी थी। उस सूत के धागे से जख्मी होकर पंडित जमीन पर गिरकर तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और कुछ क्षणों में पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, हक्के बक्के थे, पंडित को मरते हुए देख रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कमजोर से सूत के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी। नियत ने अपना काम कर चुका था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरत लें, जितनी भी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से ही निश्चित होता है। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दिया है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने काल से अपने मृत्यु के बारे में नहीं पूछा होता तो अगले 6 महीने तक राजा के महल में कैद होकर हर रोज डर डर के जीने के बजाय ज्यादा बेहतर जिंदगी जीता। इसलिए प्रकृति से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यह नहीं पता है कि किस घटना के घटित होने के लिए कौन कौन से कारण होंगे और उन कारणों से संबंधित बीज कब, कहां और कैसे बोए गए हैं। इसी को सरल शब्दों में हम भाग्य कहते हैं। लेकिन धर्मराज जी के नित्य नियम को निभाकर हम अपना इहलोक और परलोक सुधार सकते हैं। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।